पुलिस नाम आते ही एक खौफ तारी हो जाता है। महकमा पुलिस वो वाहिद महकमा है जो 24 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी तनकीद का निशाना बनता रहता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हम इस बात से जरूर इख्तिलाफ करते हैं कि कुछ लोगों की वजह से सारे डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना देके इस मुल्क की हिफाजत की है। माजी में हमने आपको पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाए हैं कि किस तरह वो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन कुछ दफा ऐसे वाकयात भी हमें सुनाई देते हैं जिनके बाद हमारी रूह कांप जाती है कि आया कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ताकत के नशे में इतना पागल कैसे हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जहां छोटी छोटी काली भेड़ें हैं, वहीं बड़े बड़े मगरमच्छ भी मौजूद हैं, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता, जो आवाम के साथ कुछ भी करते रहें इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ रोज पहले ही राव अनवर, जो एक बहुत बहादुर पुलिस अफसर बनते थे, उन्होंने माजी में न जाने कितने मासूम लोगों को जाली एनकाउंटर की भेंट चढ़ाया था और हर दफा इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ देते थे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वाह वाह जैसे कोई बहुत बहादुर इंसान हो। लेकिन नकीब महसूद का मामला खुल गया जब एक खूबसूरत मासूम इंसान को राव अनवर ने अपनी वाह के चक्कर में जाली एनकाउंटर करके दहशतगर्द बताया। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये बात अवाम के सामने खुलकर आ गई कि राव अनवर ने किस तरह मासूम इंसान को जाली एनकाउंटर करके शहीद किया था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो रोजगार की तलाश में कराची शहर आया था। और ना जाने राव अनवर ऐसे कितने एनकाउंटर माजी में कर चुके हैं। राव अनवर को बहुत सी सियासी लोगों की पुष्पनाई है जो इस शख्स से अपने नाजायज काम करवाते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में एक राव अनवर ही नहीं जो सिर्फ ये काम करता है, और भी बहुत से मगरमच्छ हैं जो पुलिस की वर्दी पहनते ही फिरौन बन जाते हैं और वो काम करते हैं जिसके बाद इंसान की रूह कांप जाए। आज जो केस हम आपके सामने लाएंगे उसे देखकर हर पाकिस्तानी ये जरूर सोचेगा कि अगर वाकई पुलिस का काम ये होता है तो हमें ये महकमा ही नहीं चाहिए। जब ये केस मेरे पास आया तो बाखुदा मेरा दिल खून के आंसू रो गए। जुल्म और बर्बरियत की इतनी इंतहा मैंने नहीं दी। पुलिस डिपार्टमेंट में जहां थाने मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसे महकमे भी मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ दहशतगर्दों से निपटना है। इस सिलसिले में बहुत से डिपार्टमेंट तश्कील दिए गए, लेकिन ये इदारे बाज दफा खुले सांड की तरह घूमने लगते हैं। रात को सिविल कपड़ों में मलबूस लोग लोगों के घरों में घुस जाते हैं, बिला वजह इन्हें गिरफ्तार करके हफ्जे बेजा में रखते हैं और पैसे तलब करते हैं। इन इदारों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कानून में मौजूद तमाम कवानीन की धज्जियां ये खूब उड़ाते हैं और फिर अपने आप को कानून का रखवाला कहते नजर आते हैं। ऐसा ही एक इदारा CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी हमें काम करता दिखाई देता है। अक्सर हम देखते हैं कि इस इदारे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, गोला बारूद भी ये पकड़ते हैं, दहशतगर्द अनासिर भी पकड़ते हैं, लेकिन आखिर इसकी हकीकत क्या है? कुछ अरसे कबल टीवी चैनल पर एक खबर चली जिसमें CTD 1 के DSP अब्दुल हफीज जुनेजो साहब ने मीडिया को बताया कि लियारी के इलाके से बड़े दहशतगर्द पकड़े गए हैं। ये लियारी के एरिया में किसी कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जहां इत्तला मिली हमें, हमने फौरी तौर पे रेड किया, जिनके पास से गोला बारूद बरामद हुआ है और ये लोग दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। इस खबर के बाद तो लोगों ने CTD को जैसे मसीहा ही समझ लिया कि किस तरह इन्होंने अवाम को एक बड़े खतरे से बचा लिया। लेकिन क्या वाकई ये बात सच थी? इस रेड को सब इंस्पेक्टर असलम कुरैशी ने ASI मुबश्शिर और दीगर एहलकारों के साथ कंडक्ट किया। इस केस के तफ्तीशी अफसर सरफराज साहब, उन्होंने क्या तफ्तीश की उसकी कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। इसके मुताबिक मोहम्मद असलम कुरैशी सब इंस्पेक्टर ये बयान दे रहे हैं कि कुछ लोगों को कोरंगी क्रॉसिंग से पकड़ा गया। इंटेरोगेशन करने पर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से गोला बारूद बरामद करवाया। मुल्जिमान में जुल्फिकार अब्बासी, इमरान खानजादा, सैयद वक्कास और मोहम्मद आजम शामिल हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है। लेकिन इस बात की हकीकत आखिर क्या है? क्या वाकई ये लोग
दहशतगर्द हैं या फिर इन्हें कोई इस केस में फंसा रहा है। अकल दंग रह जाती है ये सोच के कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। 7-8 माह इन लोगों ने जुल्मो सतम सहा, बदनामी सही, लेकिन आखिर में इसके पीछे माजरा क्या था, क्या हकीकत थी जो सामने आई। सबसे पहले हम आपको उन तमाम लोगों से मिलवाते हैं जो आज अपने घरों में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ा गया था। पहले चलकर आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। ये लोग किस तकलीफ और कर्ब से गुजरे होंगे, आप शायद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके मासूम बच्चों ने बिला वजह कितनी तकलीफें झेली। आखिर ऐसे लोगों को वर्दी दी ही क्यों जाती है जिसका इस्तेमाल ये लोग इस तरह करते हैं। नाज़रीन, सीटीडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि उन्होंने 5 वो लोग पकड़े हैं जिनका ताल्लुक कलादन तंजीमों से है और उनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आया वो वाकई में तहरीक तालिबान का आदमी है या मामला कुछ और था। 2017 में सीटीडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कहा गया कि इनका ताल्लुक कलदम तंजीरों से है। उन्हीं में से एक शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसका नाम आजम खान है। आजम, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप क्या काम करते हैं। मेरी टेलरिंग शॉप है और मैं पुलिस यूनिफॉर्म वगैरह बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपके ऊपर इससे पहले कभी कोई FIR, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? किसी भी थाने के अंदर ना कोई FIR, ना कोई झगड़े की तक भी FIR कोई नहीं है। 3 और 4 की दरमियानी शब में हुआ क्या था, पूरा वाकया मुझे बताएं। तकरीबन रात 4 बजे के टाइम पे सीटीडी एहलकार घर में दाखिल हुए। उन्होंने मुझसे नाम पूछा और फिर उसके बाद मेरे घर की तलाशी ली। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग किस वजह से आए हैं, क्या मसला है, कोई बात है? तो उन्होंने कहा आप खामोश रहो। उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांधी और उसके बाद फिर यहाँ से मुझे बाहर ले जाके खड़ा किया। मेरे घर में से जो भी उनके हाथ लगा, उन्होंने तकरीबन कोई 1,20,000 रुपये कैश था वो मेरे घर से लिया और उसके अलावा कुछ चंद जो है वाइफ की मेरी कुछ तलाई जेवरात थे वो उठाए उन्होंने, मोबाइल फ़ोन्स उठाए। उसके बाद हमें ले जाके गाड़ी में बिठाया और उसके बाद सीटीडी ले गए। पुलिस पार्टी की सरबराही कौन कर रहा था, कुछ नाम बताएं आपको? उसमें सब इंस्पेक्टर असलम कुरैशी, ASI मुबशिर और कदीर खान। सब इंस्पेक्टर कदीर खान था। ये लोग हमें लेकर गए और उसके बाद वहाँ पर जो है ना इन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। तो 3:20 या मैक्सिमम 25 पे मजिस्ट्रेट साहिबा का रेड हुआ गार्डन पे। तो हम मोबाइल के अंदर थे। उसके तकरीबन कोई घंटे के बाद DSP अब्दुल हफीज़ जुनेजो साहब आए, वो बैठे रहे, वो उनको जो है मिसगाइड करते रहे। क्या क्या आप पे इल्जामात लगाए? मेरे पे दो अदद राइफल ग्रेनेड इन्होंने रखे। अब आपके केस की क्या सूरत हाल है? मैंने सुना है कि जो आप पे इल्जाम लगाया गया था उससे बरी हो गए आप लोग। सीटीडी के सनाउल्लाह बासी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। सनाउल्लाह बासी साहब ने इस केस की दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करवाई और री इन्वेस्टिगेशन के अंदर केस हमारा B क्लास हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इसका एक्शन लिया और उसके ऊपर जो है हमें बाइज्जत रिहाई मिली। मेरे को अंदर लॉकअप कर दिया उन्होंने। फिर मेरे घर पे फ़ोन करके बोले हाँ भाई इनको जिंदा चाहिए तो 2 लाख रुपए लिया हो वरना इसका मुकाबले में मार के शो कर देंगे। वहाँ पे रात को क्या माहौल होता था और क्या आप लोगों को टॉर्चर किया गया? सर वहाँ पर कदीर खान अपनी टीम पे, क्योंकि ऑल इन ऑल इंचार्ज कदीर खान था, वहाँ पे शराबें पीते थे। उसके बाद वो हमें निकालते थे एक एक करके। उन जो है हम पर तशद्दुद होता था। हमारे मोबाइल फ़ोन ऑन करके घरों पे सुनवाते थे कि हम इनको मार रहे हैं, आप 50,000 ले आओ, किसी से डिमांड कर रहे हैं 2 लाख ले आओ, किसी से लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। आपने कितना पैसा सीटीडी के इन काली भेड़ों को दिया? इंस्पेक्टर सरफराज था जिसने कहा कि 45,000 रुपये आप मुझे दे दो। मैंने उसको कहा कि भाई मैं कहाँ से दूं यार 45। उसने कहा कि आपके और भी लोग हैं, मैं सबसे मिला के
एक ऐसा अमाउंट बना दूंगा जिससे मैंने DIG को भी देना है, SSP को भी देना है, तो आपके केस के अंदर आसानी हो जाएगी। तो उसने मुझसे जो है 45,000 रुपये हाई कोर्ट में उसने मुझसे लिए। मुझे वो जेल की थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि जो आपके 8 महीने गुजरे, घर वालों को किस तरह क्या मसाइल उन्होंने देखे। सर जाहिर सी बात है, कोर्टों के धक्के, मेरे बच्चों ने कभी जेल को बाहर से नहीं देखा था, कोर्ट को बाहर से नहीं देखा था। उन लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से अजियत के दिन गुजारे और जिस तरह घर में, जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली है, मैं कमाने वाला था, मैं जब अंदर था तो जाहिर सी बात के घर का निज़ाम किस तरह चलता है, इन बच्चों की तालीमी अखराजात किस तरह चलते, किस तरह हमने वक्त गुजारा ये 8 महीने, ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि जिसकी सज़ा हमें ये मिली कि हमें 8 महीने के लिए उठा के अंदर कर दिया, हमारे बच्चों को दर बदर कर दिया। अब ये सब देखिए ना, सवाल ये है कि ये CTD के लिए एक सवालिया निशान है कि CTD में बैठी हुई कौन सी काली भेड़ है जो पता नहीं किस दौर में जी रहे हैं। मुझे इधर बताएं कि इधर कौन सी जगह है जहाँ पर गने गन्नेट और ये छुपाए जा सकते हैं। सवाल ये होता है कि ये तो चले जी निकल आए बाहर और इसमें बड़ी लोगों की काविशें शामिल हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम सुनते रहते हैं कि जी ये तहरीक तालिबान से, ये कलदन तंजीमों से, और उसके बाद ख़ानदान में भी बदनामी, लोगों में भी बदनामी। और कौन क्लियर कर रहा है? क्या CTD ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि बोला नहीं जी ये लोग क्लियर थे? DSP अब्दुल हफीज़ जुनेजो जो CTD में थे, उनके मुताबिक ये लोग जो हैं ये जो है तहरीक तालिबान और कलदन तंजीमों ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा मुझे वकास बताओ, हुआ क्या था उस दिन की? मुझे पूरी कहानी बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर ये हुआ था कि मैं घर पे नहीं था, मेरे दोस्त के घर माई होता सर, मैं वहाँ था। तो इन्होंने, ये लोग 3 मोबाइल है मेरे घर पे, इन्होंने रेड करी, मेरे घर पे पूरा तलाशी करी, पूरा छेड़खानी करी पूरे घर पे मेरे। जैसे इन्होंने मेरा नाम पूछा, हाँ भाई वकास तू है, मैंने कहा जी सर मैं हूँ, मेरा मोबाइल सर दोनों, और मेरी बाइक थी सर। इन्होंने मेरे टी-शर्ट मेरे मुंह पे डाली, धक्का दिया, मेरे मोबाइल के अंदर ले गए, वहाँ पर ले गए। फिर सर वहाँ पर उन्होंने मारा पीटा, फ़ोन किए मेरे घर से 2 लाख रुपए लेके आओ, मेरे को मार रहे थे सर। मेरा मोबाइल ऑन किया, मेरा अपना मोबाइल ऑन किया हुआ और मेरी वालदा को फ़ोन किया हुआ था, मुझे मार रहे, पीट रहे, तशद्दुद कर रहे। फिर मेरे को अंदर लॉकअप कर दिया उन्होंने। फिर मेरे घर पे फ़ोन करके बोले हाँ भाई इनको ज़िंदा चाहिए तो 2 लाख रुपए लिया आओ, वरना इसका मुकाबले में मार के शो कर देंगे। फिर सर मेरे घर वाले परेशान, मेरे मामू पर सब परेशान। मेरे मामू सर वहाँ पर CTD दफ्तर गए, वहाँ पर कोई सिपाही सर को नाम नहीं पता, उसके यहाँ कट का निशान है सर। उसने 50,000 रुपये उसी टाइम लिए उनसे कि भाई आपका बेटा, आपका लड़का हम रात में छोड़ देंगे। लेकिन सर फिर सुबह हमारी मुलाकात हुई हाई कोर्ट में, इनको सुबह हमको पेश किया तो हम पे इन्होंने सिर्फ FIR सब काट दी थी। उसके अंदर से सरफराज IO जिसने बोला भाई ये इतना बड़ा इनका केस बना दिया है, आप मेरे को से ताउन करो, मैं आपका केस हल्का कर दूंगा। तो सर मैं, हमारे घर वाले सब परेशान हो गए सर। उन्होंने सर 60,000 रुपये IO साहब ने लिए कि भाई मैं इनका केस हल्का कर दूंगा, जान छुट जाएगी इनकी। करते क्या हो वैसे? करते क्या? मेरी गारमेंट फैक्ट्री में ठेके हैं सर, 2 ठेके हैं मेरे, और सर मेरा कोचिंग सेंटर था। वहाँ CTD में जो रात का माहौल होता था, जितने टाइम तुम CTD में रहे, वो क्या था वो मुझे बताओ। सर पट्टियाँ बनी होती थी, छोटा सा कमर होता था सर, ये मैं वो लड़का आकिब लड़का, ये हम लोग बैठे होते थे सर, पट्टियाँ हमारे आंखों में बनी होती थी। बस सर 2 बजे रात में आते थे, शराब पी के सर, शराब के नशों में आते थे और एक एक करके निकालते थे सर। वो बुरा हाल करते थे। मैंने कहा भाई आप मुझे मारो नहीं, आप जो बोलते हो सर मैंने वो किया है। आप 1 कत्ल बोलो, मैंने सर 20 कत्ल किए सर, मेरे को सर ये तशद्दुद नहीं करो सर। नस्वार का पानी डाला है सर, पेट्रोल डाला है सर, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने सर मेरे साथ, बहुत बुरा हाल किया है सर मेरे साथ। सर उन्होंने स्टूल पे मेरे को बांध दिया, एक स्टूल था 4 उसका मतलब बड़ा स्टूल था, उनमें मुझे बांध दिया, पूरी रस्सी होती मेरी गर्दन यूँ कर दी सर, और यहाँ उन्होंने चमड़े का बेल्ट खींच के रखी हुई, यहाँ नस्वार लगाई हुई और लोटे से मेरे को पानी डाल लिया सर। अच्छा मुझे ये बताओ, पैसे तुम्हारे कितने खर्च हुए? CTD वालों ने कितने लिए? सर CTD वालों ने 1,50 लिए और 1,60 लिए, 1,10,000 ये हो गए सर। बाकी सर मेरे 8 महीनों में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई सर, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया सर, मैं रोड पे आगे, सड़क पे आगे सर। मेरी बहन की भी शादी है सर 9 तारीख को। मैं सर रेंजर्स को सलाम करता हूँ, मैं रेंजर्स के सलाम करता हूँ सर, सलामुल्लाह अब्बासी को मैं सलाम करता हूँ सर, इन्होंने सर मेरी बहुत हेल्प की सर। अच्छा इमरान तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सर मैं जो है क्या कहते हैं रात में 10 बजे 1 तारीख को अपने होटल पे, इलाके के होटल में बैठा हुआ था। अचानक जो है 3 मोबाइलें आई जिसमें मुबश्शिर साहब थे। तो इन लोगों ने आते ही जो ना मेरे को और एक दोस्त के साथ उसको उठा के हमारी आंखों पे पट्टियां बांधी और गाड़ी में डाला, सीधा जो ना वो अपने सेल ले गए। वहाँ ले जाके हमारा बहुत गलत उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे कपड़े उतार के तशद्दुद किया उन्होंने। जिसमें जो है क्या कहते हैं कदीर खान, उसने मुझे कहा कि भाई तू अपने घर से पैसा मंगा, ठीक है, और जो ना क्या कहते हैं तू पैसा मंगा, नहीं तो तेरे को हम और बड़े केसों में डाल देंगे। तो फिर रात में मैंने उनको बोला ठीक है भाई तुम मुझे मारो नहीं, मैं पैसे मंगा लेता हूँ घर से। वकास की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी बहुत ज़ाहिर तकलीफ तो हुई होगी, परेशानी भी हुई होगी, कैसा टाइम गुजरा, क्या पाया? हमको फ़ोन पे धमकियाँ देते थे कि तुम्हारे बच्चे को मार देंगे।
अब बताएं किसी माँ के लिए अगर ये इस तरह की कोई बात कह दे कि बच्चे को मार देंगे तो क्या उसका हाल होगा। वकास तो मेरा बहुत ही चाहिए था, बेटा था। जब तक ये रात को घर पे आ नहीं जाता था मैं सोती नहीं थी। अब ये रातों को मेरी रातें कैसे गुजरती थी आप जानते हैं। इसकी जो ये पेशी में मुझे फ़ोन किया करता था, मैं उसकी मोबाइल में उसकी बार बार उसकी रिकॉर्डिंग सुना करती थी। ये अब आप देखें ना, ये एक माहौल, मैं इस पे क्या अल्फाज बोलूँ। ठीक है, सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया, जब उनके पास आया तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। लेकिन मेरे सवाल है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? इन्हें तो वो सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसका तसव्वुर उसके बाद कोई और करे ना। मेरा सवाल ये, असला जो लाएँ या गोला बारूद लाएँ, जो बम लाएँ, वो आए कहाँ से? बहुत जुल्म किया लोगों ने मेरे बेटे की इज्जत खराब की, हम लोगों की इज्जत खराब की। नाज़रीन, सीटीडी की जालिमाना कार्रवाइयों का एक और शख्स भी निशाना बना था और जुल्फ़िकार अली अब्बासी उनका नाम है। उन्हें भी तहरीक तालिबान और कलदन तंजीमों से जो है वो जोड़ दिया गया था। बाकी की कहानी हम जुल्फ़िकार साहब से कुछ सुनते हैं। जुल्फ़िकार साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप करते क्या हैं? सर, मेरा अपना बिजनेस है, जोड़िया बाज़ार में ली मार्केट में मेरी दुकान है अपनी चाय की पत्ती की। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन और उसके बाद आपके साथ आगे क्या हुआ? सर, मेरे मामला ये बने कि रात का टाइम था, 2 मोबाइलें आई मेरे घर के पास और अफसरान आए थे। उन्होंने गेट मेरा लॉक करा, बोलते बाहर आ जाओ। जैसे ही मैं बाहर आया तो बोलते आपको शनाख्त के लिए लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है चलें भाई। ज़ाहिर है मैं बिल्कुल, उनका नाम मुझे बाद में पता चला। एक सब इंस्पेक्टर असलम कुरैशी साहब थे और एक थे ASI मुबशर अली उर्फ बाबर। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गए। मैं इनके साथ चला गया क्योंकि मैं था क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये सब चीज़ें आपसे बरामद हुई हैं। उसमें खुद का इंजेक्शन, कराशन की गोलियाँ वगैरह ये वो सब पड़ी हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला कि ये चीज़ें हैं। मैंने कहा जनाब मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कारोबारी आदमी हूँ। आप मुझे शनाख्त के लिए लेके आ रहे हो तो शनाख्त ख़त्म। अब ये मुझे आप कहाँ फंसा रहे हो? सर, मैं घबरा गया। उसके बाद मुझे ये किसी नामालूम मकाम ले गए। वहाँ पे भी मुझे जो है ना इंटरोगेट किया गया कि भाई आपका बताओ, आपके नाम से तो ये बाबा लड़ला कामता है, आपके नाम से फैसल पठान कामता है, अब ये हो आप वो। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि वो मजिस्ट्रेट के छापे वाली बात क्या थी? जी, वो जनाब ये मसला था कि मेरे को इस बारे में इल्म नहीं था। मेरी वालदा और मेरा छोटा भाई इनके पास सेल में आए थे, गेट में बाहर खड़े हुए थे। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई। गेट के बाहर आए थे तो गेट पे आया था मुबशर अली उर्फ बाबर। वो जब आए तो वालदा से उन्होंने बात की। उन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड की वालदा से, कभी आप मुझे 25 लाख रुपए दें वरना आपके बेटे को हम दाइश अलकायदा TTP के केस में लंबे ले जाएंगे। जब जज का छापा लगा वहाँ पे पड़ा, बेल रेट पड़ा समझ लो आप, तो उसके बाद जो है ना जज ने तो ऑर्डर कर दिया था कि उसको छोड़ो। इन्होंने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। ये बताइएगा कि 2 लाख आपसे किसने लिए? सर, 2 लाख रुपए मेरे से लिए थे असलम कुरैशी मुबशर बाबर ने। अच्छा, 2 लाख रुपए हैंड टू हैंड सर, हैंड टू हैंड दिए मैंने। अब इधर आ जाते हैं कि आपकी इंक्वायरी हुई, सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आई? सर, इंक्वायरी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में पूरी रिपोर्ट जो है ना A to Z ज़बरदस्त आई। तो सनाउल्लाह अब्बासी ने मेरी मंगवाई इंक्वायरी रिपोर्ट। जब उन्होंने मेरी इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवा के पढ़ी तो उन्होंने उसी वक्त मेरी रिपोर्ट को भी गिरफ्त कर दिया। बोलता है ये तो शख्स बेगुनाह है। अच्छा, उसके बाद वो जो थे हफीज़ जुनेजो था और असलम कुरैशी, और ये क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, कोई FIR हुई है? सर, इस बिना पे जो मेरी इंक्वायरी B क्लास हुई तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि इन पे कोर्ट के आर्डर आ चुके थे कि इनके ऊपर इंक्वायरी करो और FIR लॉन्च करो। तो आपने इन पे FIR? सर बिल्कुल, मेकमाना कर इनके ऊपर अभी जो हुई है कार्रवाई वो मेकमाना हुई है, ना कि मैंने करवाई है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि आपको इस सब में फंसाने के पीछे मुझे कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि कुछ मोहल्ले के लोग थे जो CTD के इन्फॉर्मर्स थे। सर बिल्कुल थे। इमरान उर्फ मानी जो साथ में पड़ोसी है, एक पीछे जो है कोला कदम में रहता था, पीछे उसकी राश है शाह खालिद। ये मुझे बाद में पता लगा सर, जेल से आने के बाद। वरना सर मैं तो ना उम्मीद हो गया था कि या अल्लाह ये क्या होगा मेरे साथ, मेरी फैमिली, मेरा घर कारोबार, इसका क्या होगा। सर बाजार में खुद बहुत परेशान हो गया था। ये नाज़रीन एक वाकई में एक बड़ा दर्दनाक लम्हा होता है जब इंसान उन लम्हों को याद करता है और
मेरे पास भी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि हम करते हैं मुख्तलिफ क्राइम शोज़ मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसे लोगों को हम क्या बोलें। नाज़रीन, हफीज़ साहब की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या क्या गुजरी और किस किस को फेस करना पड़ा। बहुत बुरी गुजरी हम लोगों की। इन लोगों ने मेरे बेटों को बहुत तकलीफ़ दी, हमें तकलीफ़ दी है। मुबशर बाबू और असलम कुरैशी ये बात ही नहीं कर सकती, इतनी तकलीफ़ हम लोगों को मिली मैं बता ही नहीं सकती। हम लोग जब थाने में गए तो इन लोगों ने बहुत बदतमीज़ी की, मुबशर ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, मेरे बेटे के साथ की, बहुत जुल्म किया इन लोगों ने हमारे पे। मेरे बेटे की इज्जत ख़राब की, हम लोगों की इज्जत ख़राब की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी ऐसे लोगों को जो ऐसे इक़दाम करते हैं इन्हें ना रोकें, इनकी इंक्वायरी GIT बननी चाहिए। तारिक साहब, क्या क्या देखने में आया, पहले तो ये बताएं कि जी पैसे किस किस ने कितने कितने पकड़ लिए। देखें जी, जब शुरू से इनको लेकर गए ना तो पैसे तो सबसे पहले इन्होंने जो 25 लाख की डिमांड की, उसके बाद 2 लाख रुपए तो मुबशर बाबर लोगों ने लिए, ठीक है। 25 लाख की डिमांड चलती रही, बहरहाल वो बात फिर इंक्वायरियों पर आई। इंक्वायरियों में चलते 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 जब हमारे यहाँ पे सिचुएशन आई तो अल्लाह ताला ने किया कि रेंजर्स ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने और अपने सुनारा अब्बासी साहब ने इन्होंने बहुत अच्छी इंक्वायरी की और उसमें हमारी हेल्प की। तो हैरत हो रही है कि प्लानिंग देखेंगे जी, पहले दीवारों पे चौकिंग कराई जाती है, फिर पुलिस जो है CTD के लोग खुद इन्फॉर्मरों को सामान देते हैं, वो सामान छुपाया जाता है, फिर लोग पॉइंट आउट किए जाते हैं, फिर वो उठते हैं। और ये बड़ी बात है, यहाँ पर भी रेंजर्स को भी सलाम है, सुनारा अब्बासी साहब ने भी इसमें अच्छा काम किया कि इन्फॉर्मर्स के बयान हमें मिल गए। ये बड़ा रेयर हुआ, ये एक मौज़ा हुआ, इन लोगों की वालदा की दुआएं होंगी या पता नहीं किसकी दुआएं होंगी कि जिसकी वजह से एक मौज़ा हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं है कि इन्फॉर्मर जो है वो कभी बयान दे देगा। वो तो इन्फॉर्मर हाथ आ गया और उसने पूरा बयान दे दिया, और वो बयान जो है वो हमारे पास पेपर में मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर पे भी वो बयान मौजूद है। लेकिन अकल तंग रह जाती है कि इस तरह की हरकतें हमारे मुल्क में हो रही हैं और वो लोग बड़े मज़े से घूम रहे हैं। इन्हें मज़े से अब नहीं घूमने देंगे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आपका यही मौक़िफ़ है कि आपको SSP ने कहा कि कर दो। हाँ, ये वो हकीकत है जो इनके साथ पेश आई, किस तरह CTD के एहलकारों ने इन लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिसके बाद आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो बातें इन लोगों ने की वो 100% सच है। ये हैं इस केस के आईओ सरफराज साहब, जिन्होंने शुरू में इस केस की तफ्तीश की। अब कोई इनसे पूछे कि इन्होंने इस केस में क्या तफ्तीश की, अगर ये लोग वाकई क्रिमिनल हैं तो इनके घर वालों से चाय की पत्ती की डिमांड क्यों कर रहे हैं? जरा इस कॉल को मुलायजा फरमाइए। सलाम सर जी, कैसी तबीयत खैरियत से? ये बच्चा बेचा है मैंने, इफ्तिखार ये मेरी जान है सर। इनका क्या करें, पति दूं सर आपको घर के लिए? हाँ, इसको भी दे दे, मेरे भी भिजवा दे। इन लोगों के घर वालों के मुताबिक इन साहब को खाने का बहुत शौक है, जो इनके घर वालों से अक्सर खाने खाते रहते थे। सरफराज साहब ने भी इन लोगों से लाखों रुपए बटोरे। अब आते हैं इन्फॉर्मर की जानिब। जिस इन्फॉर्मर ने पकड़े जाने के बाद क्या इंकिशाफात की। ये है शाह खालिद, एक इन्फॉर्मर जिन्होंने यह बयान दिया कि इन्हें यह गोला बारूद ACLC के ASI परवेज ने दिया। इन लोगों ने रेड से पहले खुद इलाके में चौकिंग करवाई। 2 लाख रुपए के एवज यह काम किया गया। ये दूसरा इन्फॉर्मर इमरान मानी है, जिन्होंने ये असला खुद रखा। इन लोगों का काम ये होता है कि ये मजबूर लोगों की रैकी करते हैं और फिर CTD वालों के कहने पर ये काम करते हैं। इस बयान की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है इस केस के मरकजी किरदार सब इंस्पेक्टर असलम कुरैशी, जिन्होंने इस केस में बहुत अहम किरदार अदा किया। पहले इन्होंने इन लोगों को नाजायज तौर पर उठाया, फिर इनसे बाहरी रकम भी ली, इन पर जुल्म किए, फिर इन्होंने अपना बयान दिया और इसके बाद इनके घर वालों से क्या बात की, आइए आपको सुनवाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम कुरैशी बात कर रहा हूँ। चलो वो भी हमारे को दुश्मन नहीं है, भाई है हमारे, उनके साथ भी ज्यादती हुई अगर देखे जाए तो। जी हाँ जी हाँ। तो बस आप ये मेहरबानी करो, जो हो गया वो गुजर गया भाईजान। अगर पकड़ना है ना, असल मैं बताऊँ, अगर पकड़ना है आपको तो आपने पकड़ना है डीएसपी को। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये बात आएंगे। क्योंकि मैंने डीएसपी को ये कहा था कि भाईजान ये सीधी है, इसको आप जो है ना क्लोज कर दो, आप एसपी को बता दो। देखो एसपी की गलती नहीं है, उसने एसपी को नहीं बताया। इस टेलीफोन रिकॉर्डिंग में आप साफ सुन सकते हैं कि असलम कुरैशी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये लोग बेगुनाह हैं और ये सारा इल्जाम डीएसपी साहब के ऊपर लगा रहे हैं। इसके बाद हमने असलम कुरैशी से बात की। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि ये लोग बेगुनाह थे, लेकिन डीआईजी और एसएसपी के कहने पर इन्होंने ये काम किया। सारा कुछ ओके था, सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गई थी। ये सिर्फ एसएसपी की वजह से और ये डीआईजी की वजह से जो है ना, मतलब इससे मामला जो है ना वो खराब हो गया। उनके हुक्म पे, उनके कहने पे जो है ना, मतलब वो एफआईआर लॉन्च हो गई, हालांकि मजिस्ट्रेट भी आ गई थी, मामला भी सारे खत्म हो गए थे। उसके बाद हमने असलम कुरैशी से बहुत दफा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन ना उठाया। बिला आखिर एक रोज हमारी असलम कुरैशी से बात हुई। जब हमारी दोबारा असलम कुरैशी से बात हुई तो इसका रवैया कुछ बदला हुआ था, लेकिन इसने फिर एक बार इस बात का एतराफ किया कि उसने ये एफआईआर एसएसपी के कहने पर काटी। एक मुझे ये बताइएगा कि जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि जी एसएसपी और डीआईजी के कहने पर ये एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसा था? हमेशा यही होता है, जो भी मतलब खाना हो जाए या जो भी काम इधर उधर हो गई, हमेशा कमीशन जो है ना एसएसपी से ही मिल जाती है, सब जाके तैयार होती है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि अगर वाकई वो ये जानता था कि ये लोग बेगुनाह हैं, तो उसने एसएसपी के कहने पर भी ये काम क्यों किया? और हमारे पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये काम इसने एसएसपी या डीआईजी के कहने पर किया था। असलम कुरैशी बातों के अंदर कुछ गर्म हो गए। तो आपसे मुलाकात क्योंकि नहीं हो पा रही, तो मैंने कहा ये फोन पे ही आपसे इंटरव्यू कर रहे। इस केस को जानने के लिए हमारी मुलाकात डीएसपी अब्दुल हफीज जुनेजो से हुई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जब हम उनके घर कैमरे लेकर पहुंचे तो उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उनकी कुछ वजूहात थी, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने हमें ऑफ कैमरा जो बातें करी वो हमने अपने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड करी हैं, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। मेरे पास लेकिन उसका बयान है, जिसको वो बयान जो है वो बयान इसकी साइन नहीं जा रही है। आपको कुछ नहीं पता उसका, बस आपको बोला कि आपने हाँ वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर, तो वो प्रेस रिलीज से बाहर तो नहीं गया था, तो प्रेस रिलीज नहीं था। एसपी साहब से पूछो, आप अक्यूज से पूछो कि हमने लोगों ने कभी तेरे से किसी वक्त की बात की, सिवाय जिस मजिस्ट्रेट आया है उससे पहले आपने कभी देखा? मुझे पहली दफा नहीं, कई दफा ऐसे हुआ है, आपको पता होगा कि डीआईजी की प्रेस कर देता है। आपका यही मौक़िफ़ है कि आपको एसएसपी ने कहा कि कर दो? हाँ। अब्दुल हफीज जुनेजो के मुताबिक ये बात है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो एसपी साहब ने उनको कहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। उनके वालिद साहब की कुछ तबीयत खराब थी और उन्हें इस केस का इल्म नहीं। तो पहली तो बात ये हो गई कि जो भी उनका स्टेटमेंट था वो उनको पता ही नहीं था और उन्होंने खुद किसी के कहने पर यह स्टेटमेंट दिया था। दूसरी बात ये हुई थी कि जब उधर मजिस्ट्रेट साहिबा आ गई थी तो उसमें भी अब्दुल हफीज जुनेजो साहब ने यही बयान दिया है कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्यों उठाया गया है। और जो आखिरी बात है वो ये है कि असलम कुरैशी का जो बयान था उसमें उसका ये कहना था कि जो डीएसपी साहब को मैंने ये बड़ा बताया था और उन्होंने नहीं किया। तो ये बड़ी इस वक्त मिली जुली बात है और जो सारी चीज़ों का कंक्लूजन है वो ये हमें समझ आता है कि सीटीडी के लोगों ने लोग उठाए जो महज पैसे पकड़ने के लिए उठाए थे, जो मासूम लोग थे, और उनमें से किसी ने जो है वो जब अदालत में शिकायत करी तो वहाँ से कोर्ट की टीम आ गई, मजिस्ट्रेट का छापा पड़ा और उसी डर के बाद जो है इनके ऊपर तहरीके तालिबान और जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके नाम हम नहीं ले सकते उनके इल्ज़ामात लगा दिए गए कि ये उनके मेंबर हैं। अब ये आप बात देखेंगे कितनी दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि महज अपने पैसों के लिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी जाती है। अब जरा इन साहब को मुलायजा फरमाइए, ये भी इस केस के एक अहम किरदार हैं जिनका नाम परवेज है। इन्होंने ही गोला बारूद फराम किया था। ये साहब भी इस काम के चैंपियन हैं। आजकल तो जेल में है, लेकिन जरा कोई इनकी प्रॉपर्टियां चेक कर ले, ऐसा कुछ फैमिलीज का कहना है जिनके साथ ये वाकया पेश आया है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आखिर में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वक्त की कमी होती है तो उन तमाम सवालात पर हम बात सही तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने सवालात आपको बताता चलूँ
पहला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस CTD की देख रहे होते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि उन्होंने दहशतगर्द पकड़े हैं, उसके अलावा गोला बारूद बरामद किया, क्या वाकई वो दहशतगर्द होते हैं या फिर किसी मजलूम आदमी के ऊपर कपड़ा डालकर उसे दहशतगर्द बना दिया जाता है। दूसरा सवाल ये होता है कि ये जब 5 लोग 6 लोग बेगुनाह साबित हो गए तमाम इंक्वायरीज के बाद, तो क्या CTD ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या CTD ने बताया कि ये लोग बेगुनाह हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक स्टैंप लग चुकी है, इनके ऊपर ये स्टैंप लग चुकी है कि इन्हें CTD ने उठाया था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो कोई दिखाने वाला नहीं था। दूसरा सवाल यहां पर ये होता है। तीसरा सवाल यहां पर ये है कि आया ये कार्रवाइयां कब तक चलती रहेंगी, कब तक CTD के नीचे के अहलकार ही सही वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, खुले सांड की तरह घूमते रहेंगे। इन तमाम बातों का हम आगे फॉलो अप भी जरूर लेंगे क्योंकि इस केस में अभी भी बहुत सी चीजें और बहुत सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो अभी शायद वक्त की कमी की वजह से हम आपको बता नहीं सके। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कि जिनकी काविशों की वजह से ये केस सॉल्व हुआ। उन्होंने इस केस में पुलिस की बहुत मदद की। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हमें उन लोगों से मालूम हुई कि रेंजर्स ने किस तरह उनकी मदद की। इसके अलावा सनाउल्लाह अब्बासी साहब का भी ये इसमें एक बड़ी बात है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अगर कोई ऐसी चीज देखी तो उसके ऊपर कार्रवाई की है और हम उम्मीद करते हैं कि माजी में भी इस तरह की अगर कोई चीज उनके सामने आएगी तो वो इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन इस केस को इतने आसानी से ना छोड़ा जाए। इस केस में जो जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक GIT बननी चाहिए जिसमें रेंजर्स के और पुलिस के ईमानदार अफसरान होने चाहिए और इस केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।